हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ इस क्लास में हम वीकली जो करंट अफेयर है उसकी क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारी मंडे टू मंडे क्लासेज हो रही है, तो उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की क्लासेज जो चल रही है वो हमारी मंडे टू मंडे है, पर देखो फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है पहल एकेडमी ऐप पे। उसमें जीएस के जो टेस्ट है और हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके टेस्ट हो रहे हैं। जीएस के 2-3 टेस्ट हो चुके हैं और हिस्ट्री के भी हो गए हैं। तो अगर आपको इनमें इनरोल होना है तो आप पहल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल कोर्स आरएस मेंस जो पेपर 4 है उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो चल रहा है पहल एकेडमी पे। तो अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है या अभी आपने मेंस लिखा है और आपको ये लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ पेपर के बिना कुछ भी नहीं है। आरएस फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। और हाँ, आरएस मेंस आंसर राइटिंग की जो है वो डेली बेसिस पे आपका पहल एकेडमी ऐप है उस पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहले दिन आपको सवाल दिए जाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकें कि हाँ, मैं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है देखो। तो प्रीलिम्स जिसका, हाँ, ये कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रीलिम्स हमेशा हो जाता है पर मेंस में जिसके कम मार्क्स रह जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बिकॉज अभी से आप, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, यहाँ पे अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो मेंस की कंटिन्यू कर सको। पर हाँ, अगर आप डेली का आधा घंटा मेंस की प्रिपरेशन को दे रहे हो, जिसमें आपको 4 सवाल 5 सवाल आपके 2 नंबर वाले लिख रहे हो, 2-3-4 सवाल आप 5 नंबर वाले, 1 सवाल आप लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का जो हम आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, कभी सोशलॉजी, कभी साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, जो भी है ना, तो इससे क्या है, आपको कंटिन्यू आपकी प्रिपरेशन रहेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और कब आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो गई। वो क्यों, मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो एक दिन का काम नहीं है। आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के लिए आपको प्री के जो टेस्ट है वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज ऐसी चीज़ है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसे खाली हम बुक्स को पढ़े जा रहे हैं, कितनी भी बार पढ़ लो, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कितनी भी बार पढ़ लो, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक, आरबीएससी की बुक्स है पढ़ लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको टेस्ट करने होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के टेस्ट है चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग की है। उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, सवालों को कैसे हल करना चाहिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं। ये जब तक आप मेथड नहीं सीखेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में भी, कौन सा सवाल है, कितने शब्दों में हमको संक्षिप्त रूप से लिखना है, 20 शब्द में लिखना है, 50 शब्द में लिखना है, एकदम से हमारे पास दिमाग में इतना सारा मैटर होता है, उसको कैसे शॉर्ट में लिख पाए, वो सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मेंस की, तो आप पहल एकेडमी ऐप पे जाके मेंस की डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जो आरएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो चलिए, उसके 5 टेस्ट हो चुके हैं, तो वो भी आप कर सकते हो मात्र 2500 रुपये में। ठीक है, इससे आपको, आप जब तक नोटिफिकेशन आएगा आपकी एक बार पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। आरएस ये सी चीज़ नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नहीं, इसके लिए आपको मेंस तक की प्रिपरेशन पहले रहनी चाहिए आपको, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप अच्छे से प्रीलिम्स को कवर कर पाओ। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में मंकी पॉक्स बीमारी का वाहक है। मंकी पॉक्स बीमारी सबने सुनी है, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो इसका बीमारी का वाहक कौन सा है, ये सवाल आएगा। तो ए है आपका वायरस, ये वायरस जनित बीमारी है, बैक्टीरिया या सी प्रोटोजोआ या कवक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, ये एक जूनेटिक डिजीज है दोस्तों। जूनेटिक डिजीज वो होता है, हमेशा याद रखना, जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। कोई भी जून वो, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया तो वो सूरों से क्या है, जानवरों में आ गया, तो वो क्या हो गया, एक जूनेटिक डिजीज होगी। वैसे ही आपका है मंकी पॉक्स। ठीक है, जो जानवरों से मनुष्य में आता है। मंकी में होता है मंकी पॉक्स, यानी अपना जो चिकन पॉक्स है उसकी तरह होता है ये। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, मंकी, ये बंदरों में जो होने वाला एक तरह से चेचक की बीमारी होती है। जैसे ही मनुष्यों के वो संपर्क में आती है तो मनुष्यों में ये बीमारी हो जाती है। इससे क्या है, शरीर पे बहुत सारे दाने दाने हो जाते हैं, जैसे हम चिकन पॉक्स में होते हैं ना, स्मॉल पॉक्स में भी उसी तरह।
ठीक है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, जानवरों से मनुष्य में संचरण होने वाला रोग, बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। ये याद रखना दोस्तों, ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, वहाँ से ये वर्ल्ड में फैल रहा है। ठीक है, तो नाइजीरिया की कहाँ है ये स्थानिक बीमारी, कौन सी है, ये भी सवाल आ सकता है। सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो इसका जो ये मंकी पॉक्स है ये नाइजीरिया में पाया गया था। क्लियर, चलते हैं आगे। देखो दूसरा सवाल भी वही आ गया, ये चर्चा में रही है दो बीमारियां अभी हाल ही के दिनों में। वेस्ट नील वायरस है जो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वेस्ट नील वायरस एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रेडेड वायरस है। मच्छर जनित बीमारी है क्या, जो सिंगल स्ट्रेडेड आरएनए वायरस से होता है। ठीक है, वेस्ट नील वायरस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, कथन आपका 2 है। तो ये बिल्कुल सही कथन है आपका दोस्तों। वेस्ट नील जो वायरस हो रहा है वो एक मच्छर जनित, जो क्यूलेक्स नामक मच्छर की एक प्रजाति है, उससे होता है ये। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस बीमारी है। वेस्ट नील वायरस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? नहीं दोस्तों, इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर निम्न में कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, ना 1 ना 2 सही, 1 और 2। तो मैंने बताया 2 नहीं है आपका सही, तो केवल 1, इसका आंसर होगा केवल 1। देखो अभी तक वेस्ट नील वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन या बीमारी वो उपचार उपलब्ध नहीं है। हाल ही में केरल में इस वायरस के केस देखे गए थे। अब आपका सवाल क्या आएगा, यहाँ तो ये आएगा वेस्ट नील वायरस है, वो किस जो बीमारी है वो किस वजह से होती है, तो मच्छर से होती है। अब ये इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, तो नहीं है, इसके लिए वैक्सीन आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा ये सवाल आ सकता है कि हाल ही में वेस्ट नील जो वायरस है वो कहाँ देखा गया, इस बीमारी है इसके केस कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो वो आपके केरल में दर्ज किए गए। संक्रमण का प्रमुख वाहक मैंने बताया ना दोस्तों, मच्छरों की एक क्यूलेक्स प्रजाति है। ये भी सवाल आ सकता है कि मच्छरों की कौन सी प्रजाति है, तो मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति है जो इसकी वाहक है। ठीक है, संक्रमण वेस्ट नील वायरस का वाहक प्रमुख है मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति। पक्षी है वो विषाणु के मेजबान के रूप में भी काम करते हैं। मच्छर पक्षियों से ही जानवरों इंसानों में फैलते हैं। ठीक है, अब ये क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है ये किसी को भी पक्षी को काट लिया तो मनुष्य में आ जाएगा, जानवरों से मनुष्यों में आ जाएगा। तो इस वजह से ये अभी हाल ही में केरल में इसके लक्षण देखे गए, तो ये आ सकता है आपका। ठीक है, अगला सवाल क्या है, हाल ही में विश्व का प्रथम नैनो यूरिया तरल संयंत्र है, उसकी स्थापना कहाँ की गई है। नैनो यूरिया जो तरल रूप में होगा उसकी स्थापना कहाँ की गई है संयंत्र की, तो कलोल गांधीनगर गुजरात, बस्सी जयपुर, सी तेलंगाना, डी आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कलोल गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, जो ये नैनो यूरिया होता है ना तरल रूप में होता है, ये एक बोतल में होता है। एक बोरी, मान लो आप यूरिया की एक बोरी होती है 50 kg की, और आपको एक छोटी सी बोतल में इतना अगर आ जाए तो कितना सही रहेगा। इस वजह से इस नैनो, ताकि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक हम उत्पादन बढ़ा सकें, तो इसलिए एक संयंत्र की स्थापना की गई है जो विश्व का ही प्रथम नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। कहाँ दोस्तों, कलोल गांधीनगर गुजरात में, अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। देखो एक बोतल यानी 500 मिलीलीटर की मान लो एक बोतल है नैनो यूरिया, दानेदार एक बोरी यूरिया है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या होंगे, सिंपल सी बात है, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि लागत हो गई कम और उत्पादन हो गया ज़्यादा, तो आय में अपने आप वृद्धि होगी। उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होगी क्योंकि यूरिया है वो पोषक तत्व है जो फसलों को हमको देना जरूरी है। जलवायु मृदा प्रदूषण में कमी होगी क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हो तो उससे क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे कम हो जाती है। एक हम बहुत ही लिमिट मात्रा में जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें तो जलवायु मृदा तीनों प्रदूषण में कमी होगी। परिवहन भंडारण में किफ़ायती होगी, सुविधाजनक होगी। एक हम कोई चीज़ बोरियों में लाए, 3 बोरी लाए, इससे अच्छा छोटी छोटी बोतल्स में आपको सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वजह से परिवहन भी आसानी से हो पाएगा और भंडारण भी आसानी से हो पाएगा। सस्ता प्रभावी मैंने आपको बताई दिया। तो ये आपका है नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल गांधीनगर में। अगला सवाल क्या है दोस्तों, निम्न में से मायरा गुफा कहाँ स्थित है। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप जी की जयंती थी तो वहाँ मायरा गुफा कहाँ पे स्थित थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये पूछा है मायरा गुफा कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उदयपुर में, क्योंकि मेवाड़ से संबंधित है महाराणा प्रताप और मायरा गुफा वही स्थापित है। तो कहाँ है, उदयपुर में। ये सवाल आपका आ सकता है।
उदयपुर में स्थित मायरा की गुफा महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल है। ये भी सवाल आ सकता है कि महाराणा पर निम्न में मायरा की गुफा है, उसका संबंध निम्न में किससे है? तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल है जो उदयपुर में स्थित है। मायरा की गुफा के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार से उदयपुर क्षेत्र में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों? निम्न में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ था, इसमें प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? इंदौर, भोपाल, जयपुर, कानपुर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। देखो दोस्तों, इंदौर लगातार 5वीं बार ऐसा है जो स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है, शहर है ये। ठीक है, इंदौर सिटी है वो। और अगर राजधानी की बात करें तो भोपाल की जो एमपी की राजधानी है भोपाल, वो प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है, आरपीएससी ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर शहर में ने लगातार 5वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने स्वच्छ राजधानी में स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ये जो रैंकिंग वाले सवाल है ना, ये आरपीएससी जरूर कोई ना कोई एग्जाम में पूछती रहती है। तो अगर आपको अभी हाल ही में हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े आए तो ये पूछ ले, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है के आंकड़े आए, उसमें प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो वो शहर होगा आपका इंदौर, जो लगातार 5वीं बार इस स्थान को प्राप्त किया है। और राजधानी पूछ ले तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, अगला सवाल क्या है? हाल ही में आंचल अभियान कहाँ चलाया गया? ये छोटे छोटे जो कोई भी जिला प्रशासन है उसके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। ये ऐसे यहाँ ये न्यूज़पेपर में मिलते हैं हमको, मान लो अब चलाया, उसके आंकड़े आ गए, क्या उसकी प्रगति रिपोर्ट रही है ना, तो जैसे कलेक्टर्स ने मीटिंग की तो उसमें कहाँ तक पहुँचा, वो जनरली ये छोटे छोटे जो अभियान चलते रहते हैं। ये जैसे एक बार आरएस में आया था जो पादुका अभियान है, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया था या उसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरह ये है आपका आंचल अभियान, कहाँ चलाया गया? तो जालोर, करौली, उदयपुर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करौली। ठीक है, एक मिनट, चलो करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7, हाल ही में राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप की पेनोरमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मैंने आपको बताया ना, महाराणा प्रताप की जयंती पर सरकार ने घोषणा की है कि एक तो उदयपुर में जो मायरा की गुफा है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे ही ये बोला है कि महाराणा प्रताप की पेनोरमा बनाएगी सरकार। चावंड में, बी आपका गोगुंदा, सी आपका कुंभलगढ़, डी आपका उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा चावंड में। ठीक है, चावंड हमने पढ़ा था ना आर्ट कल्चर में, राजस्थान की हिस्ट्री में, कि चावंड था वो लास्ट जो महाराणा प्रताप ने जब इस चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसकी उसमें संघर्ष की कथा जो भी है, उससे संबंधित जो भी स्थल है उसको क्या है विकास किया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उसके समाधि स्थल वहीं चावंड में, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी जब चावंड में उनका समाधि स्थल है, में 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप की पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है। पेनोरमा क्या होती है दोस्तों? जो जिससे भी संबंधित पेनोरमा होती है, जैसे मीराबाई की पेनोरमा बना दी या जिससे, तो उसके जीवन गाथा है ना, उसके जीवन से संबंधित जो भी सारी घटनाएं हैं, जो उस समय की जो स्थिति है उसका चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, महाराणा प्रताप की चावंड में बनेगी, तो चावंड में महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष, तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण किया जाएगा, आसपास के क्षेत्र का पर्यटन के रूप में विकास किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से आ गया दोस्तों, निम्न में किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन संबल अभियान शुरू किया? ऑपरेशन संबल अभियान ये कोटा, चूरू, नागौर, जोधपुर।
तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन संबल अभियान कोटा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि संबल मतलब जो भी जैसे मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, पालनहार योजना चल रही है, दिव्यांगजन पेंशन योजना चल रही है, इनका लाभ घर बैठे जो भी इनके लाभार्थी है उन तक पहुंचाया जा सके, इसका उद्देश्य ये है। तो कोटा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन संबल अभियान के माध्यम से सामाजिक पेंशन योजना जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन पेंशन योजना, पालनहार योजना आदि का लाभ घर बैठे उपलब्ध करवाना ऑपरेशन संबल अभियान कोटा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया, ताकि जो भी सामाजिक जो ये क्षेत्र है इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं चली है उनका लाभ, उनके लाभ जो लाभार्थी है घर बैठे उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पीछे दोस्तों आंचल अभियान ना, जो करौली जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही था कि जो भी अपनी प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है तो उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, ताकि जो उस काल के दौरान जो मृत्यु हो रही है, मातृ मृत्यु दर है ना, मातृ मृत्यु दर है या जो मृत्यु दर उसको कम करना है। ठीक है, उसको कम करना या उनके पोषण की पूरी तरह से व्यवस्था करना, उनका मेन उद्देश्य ये है आंचल अभियान। ठीक है, मातृत्व को सुरक्षित वातावरण या उनसे उससे संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, उनको हर तरीके की स्वास्थ्यगत सेवाएं उपलब्ध करवाना। ओके, चलो ये सवाल देखते हैं। हाल ही में किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ए आपका शंकुतला रावत, बी सुधांशु पंत, कुलदीप रांका, अशोक शांखला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुधांशु पंत। उनको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वन लाइनर सवाल है, आपके किसकी नियुक्तियां हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, तो ये इस वजह से। देखो नवीन SRS मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2022 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? अभी हाल ही में जो नया बुलेटिन आया है 2022 का, तो उसके अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? 35, 32, 30, 42। तो आपका राइट आंसर होगा 32 प्रति हजार पर जो जीवित जन्म लेने वाले शिशु हैं। देखो नवीन SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार राज्य में जो 0 से 1 वर्ष तक के प्रति हजार जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर 35 से घटकर वर्तमान में होगी है दोस्तों 32। इसमें क्या है कि 0 से 1 वर्ष तक का देखते हैं। आप ये भी आ सकता है आपको शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो जो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे हैं प्रति हजार पर जीवित जन्म लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि कितने बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई है, वो होता है आपका शिशु मृत्यु दर। तो वर्तमान में प्रति हजार पर कितनी है? 32 है। ठीक है, नवीनतम है जो हमारा वो है आंकड़ा 32। पहले थी 35, अब घटकर हो गई है 32। 3 अंक की यहाँ कमी हुई है, 3 अंक की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में कह दे नवीन आंकड़ों में तो 2 अंक की कमी दर्ज की गई है। क्लियर? अगला सवाल क्या है दोस्तों? राज्य बजट 22-23 में कहाँ नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये बजट में की है, राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। हम क्या है दोस्तों कोई भी यहाँ तो हमको कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है या किसी और करियर जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें हमको दाखिला लेना है, तो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ अगर हम जाना चाह रहे हैं तो राज्य सरकार ने ये कहा कि जो अल्प आय के जो भी छात्र छात्राएं हैं अगर वो वहाँ जाके दिल्ली में अपना कोई कोचिंग या कुछ करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम क्या है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करेंगे। वहाँ उनको हर तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, देखो प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से, तो इसका उद्देश्य तो आपको पता चल गया, ये भी आ सकता है। नई दिल्ली में 330 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल
फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस हॉस्टल में अपना करियर संवारने के लिए दिल्ली के विभिन्न कोचिंग संस्थान या कोई भी करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट है उसमें अध्ययनरत जो हमारे प्रदेश के राजस्थान के अल्प आयु वर्ग के युवक युवती हैं वो वहाँ ठहर सकेंगे। क्लियर, इसका ये उद्देश्य है। अगला सवाल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो ये पूछा कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 31 मई, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 31 मई। अभी मई गई है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये सवाल आ सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा की थी। 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 है। इसकी थीम भी आपको आ सकती है, पर्यावरण को खतरा, ठीक है। तो ये आ जाए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई 2022 को जो मनाया गया, उसकी थीम 2022 की क्या थी? तो पर्यावरण को खतरा। इसको भी WHO घोषित करता है। WHO प्रत्येक वर्ष तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए, चाहे सरकार हो या कोई संगठन हो या व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे प्रयास और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करता है, ठीक है। इस वर्ष यानी 2022 में WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार है 2022, उसका लिए चयन किया है झारखंड का। ये सवाल आपको आ सकता है कि WHO हर साल क्या है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार की घोषणा करता है, तो किसका चयन किया गया 2022 के लिए? तो ये पुरस्कार मिला है झारखंड को। राजस्थान में 2 बार लिख दिया। राजस्थान में युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए जो निरोगी राजस्थान अभियान चल रहा है, सबको पता है। इसके तहत 100 दिवस का तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। निरोगी राजस्थान का क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है दोस्तों कि लोगों में जो स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो इसके तहत तंबाकू मुक्त अभियान चलाएंगे। तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान है वो इसके अंतर्गत चलाया गया है। क्लियर। तो आपको सवाल इसमें से आ सकता है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। किसके द्वारा घोषणा की गई थी? WHO के द्वारा। 2022 की थीम क्या है? तो पर्यावरण के लिए खतरा, है ना। ये देखो हमने पढ़ा था ना। और इस वर्ष 2022 के लिए WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो वो झारखंड को। क्लियर। भारत सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा चलाया था भारत सरकार ने, तो इसका संबंध निम्न में किससे है? नॉर्मल सा सवाल है। मालदीव का जल संकट दूर करने के लिए, वैक्सीन सहायता के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, कोविड काल में भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूक्रेन में फंसे। जो यूक्रेन रूस वॉर हुआ था अभी सबको पता है, तो उसमें जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था, ठीक है। तो ये होगा आपका यूक्रेन से संबंधित। अगला सवाल क्या है? हाल ही में संपन्न हुई थी ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने किसको पराजित करके जीता? ये तो सबको पता होगा कि ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2022 का, उसका विजेता भारत था। पर RPSC ये सवाल कभी नहीं पूछती किसका विजेता कौन था, सवाल पूछती हैं कि किसको हराकर ये विजेता बना है भारत। तो आपको वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड को पराजित करके ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता भारत बना है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में हुआ ये, तो देखो जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, क्योंकि 2020 में पिछले साल हो नहीं पाए थे, इस वजह से ये 2021 के जो 2022 में हो रही है, ठीक है, 21 वाले। तो जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पक्का सवाल आ सकता है। पुणे महाराष्ट्र, नई दिल्ली, असम गुवाहाटी, पंचकुला हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंचकुला हरियाणा। जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2021, उनका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय निशानेबाज जिन्होंने ISSF विश्व कप की
पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो ISS विश्व कप की जो पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल स्पर्धा है उसमें रजत पदक हाल ही में किसने प्राप्त किया है? तो आपको पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा, बी सुमित अंतिल, स्वप्निल कुशाले, अवनी लेखरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वप्निल कुशाले। ठीक है, और ये हुई कहाँ थी? अजरबैजान के बाकू में। ये भी आ सकता है, अजरबैजान है उसके बाकू में हुई थी ये स्पर्धा। ISS विश्व कप हुआ था, उसमें स्वप्निल कुशाले ने पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किए। ठीक है, ये देखो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुई थी। इसमें ISS विश्व कप की पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल अंतिल है उसने स्वप्निल कुशाले अंतिल ने रजत पदक प्राप्त किया। क्लियर। 44वें फीफे शतरंज ओलंपियाड 2022 है, उसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? भारत, रूस, यूक्रेन, चीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार भारत इसका आयोजन कर रहा है। 1927 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड है उसकी मेजबानी करेगा। तो जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है उसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1927 में। भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। तो आ सकता है ये सवाल। इस टूर्नामेंट का आयोजन कब होगा? 16 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। ये भी सवाल आ सकता है कि जो 2022 के फिडे शतरंज ओलंपियाड होगा उसका आयोजन निम्न में कहाँ किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए भारत में भी चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में कौन सी है वो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 250 विकेट लेकर विश्व की पहली महिला गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सवाल आ सकता है आपको कि वो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी है जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 250 विकेट लेके विश्व की पहली महिला गेंदबाज बनी है? तो वो है आपकी झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरसिमरत कौर, स्मृति मंदाना। तो इसका राइट आंसर आपका झूलन गोस्वामी। ओके। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? हाल ही में क्या है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है उसका कार्यकाल बढ़ाया है। तो ये चर्चा में रही है। ठीक है, तो कब कितने इसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 2023 तक, 24 तक, 22 तक, 25 तक। तो इसका राइट आंसर होगा 2023 तक। अगले साल तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखो दोस्तों, इसके बारे में पूरे सवाल आ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है उसका गठन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 7 मार्च 2022 को हुआ था। क्यों? पिछली बार ये जो प्रीलिम्स हुआ है इसमें इस सवाल आ गया है कि इसके उपाध्यक्ष निम्न में कौन है। तो ये सवाल तो ये रहा, अरविंद मायाराम जी है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री महोदय होती है। ठीक है, उपाध्यक्ष इसके अरविंद मायाराम है। हाल ही में परिषद का कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके कार्य क्या है? देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे बुनियादी सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिषद सलाहकार निकाय होगी। भी इन जो भी चीजें हैं, जो बुनियादी सेवाओं से संबंधित जो भी कार्य है, इनका कार्यान्वयन कहाँ तक पहुंचा? तो एक सलाहकार के रूप में ये परिषद कार्य करती है। इसके अलावा परिषद का उद्देश्य राज्य के विशिष्ट आर्थिक और जो वित्तीय नीति विषयों का गहन अध्ययन करना है। तो उन पे रिसर्च का कार्य करती है, उनका अध्ययन करती है और जो भी बुनियादी सेवाएं हैं उनका कार्यान्वयन कहाँ तक पहुंचा, उसके लिए और क्या करने चाहिए, तो एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। इसके लिए परिषद हर 6 महीने की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करती है। क्लियर। अगला सवाल है, निम्न में राजस्थान निक्षय संबल योजना का उद्देश्य क्या है? ये देखो, निक्षय संबल योजना चली है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को तंबाकू मुक्त बनाना, राज्य को टीबी मुक्त बनाना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, कोरोना पीड़ित परिवार है उनकी सहायता करना। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य को टीबी मुक्त करना। राजस्थान निक्षय संबल योजना का उद्देश्य यही है कि राज्य को पूरी तरह से टीबी से मुक्त करना है। ठीक है,
इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी आ सकता है सवाल कि राजस्थान नीचे संबल योजना इसकी शुरुआत कब हुई, तो 16 मई 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है दोस्तों? 16 मई, याद करो इसको, 16 मई 2022। इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। क्यों? अगर आपको पता है कि टीबी मुक्त राज्य करना है तो यही होगा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। उद्देश्य राज्य को टीबी मुक्त करना है। निरोगी राजस्थान अभियान का ये एक भाग है। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है, एक स्वस्थ राज्य का निर्माण करना निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ही एक भाग के रूप में ये योजना चलाई गई है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, इसकी घोषणा बजट में की थी दोस्तों, पिछले बजट में। अब अब क्या है, इनका घोषणा की है भी, कब से कब तक होंगे, तो ये सवाल आ सकता है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में निम्न में कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कबड्डी, टेनिस बॉल, हॉकी, फुटबॉल। इसमें फुटबॉल शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनमें कौन कौन से खेल है ये हम देखते हैं। देखो, इनका आयोजन मैंने कहा ना अभी 29 अगस्त से 22 अक्टूबर 2022 में होगा। इसका आयोजन की भी घोषणा की है। ये देखो 3 लेवल पे होते हैं। पहले ग्राम पंचायत लेवल पे होंगे ये खेल सारे, ठीक है, फिर ब्लॉक लेवल पे होंगे, फिर आपको होगा जिला स्तरीय, जिला स्तर पर आपके होंगे 3 स्तरीय ये गेम होंगे ग्रामीण ओलंपिक। तो ये 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे, ठीक है। इसका नोडल विभाग आपको पता ही होगा, युवा मामले एवं खेल विभाग है। इसमें खेल कौन कौन से है? देखो, कबड्डी इसमें है, शूटिंग है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है, खो खो है, हॉकी, क्रिकेट बॉल, ये इनमें खेल है। याद कर लेना पक्के से। निम्न में कौन सा खेल इनमें से शामिल नहीं है, ये सवाल आ सकता है, क्योंकि 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 को पहली बार ग्रामीण ओलंपिक है, उनकी शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? फिट रहेगा राजस्थान तो हिट रहेगा राजस्थान, बस फिट राजस्थान तो हिट राजस्थान, ठीक है। अगला सवाल है, देखो दोस्तों, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी घोषणा हाल ही में की है कि राज्य में एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जाएगा। तो ये जयपुर, बी उदयपुर, सी कोटा, डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलो, थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो भी इस हफ्ते के रिलेवेंट जो भी सवाल है आपके एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम से, वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, या आरएस आने वाली प्रीलिम्स हैं, उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हम लेकर आए थे। अगले मंडे को फिर करंट अफेयर की क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो पहल एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।